गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने लास्ट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर कंप्लीट किया था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव करते हैं। तो देखिए डियर, आज की डेट में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है डेप्रीशिएशन। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है, किसे कहते हैं और किस तरीके से लगाया जाता है। देखिए आप लोगों ने ये वर्ड पहले भी पढ़ा है, पहले भी हम लोगों ने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस में डेप्रीशिएशन से रिलेटेड एंट्रीज आती थी, ट्रीटमेंट आता था। लेकिन अब इस चैप्टर में हम कंप्लीट डेप्रीशिएशन और डेप्रीशिएशन से रिलेटेड टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि व्हाट डू मीन बाय डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मीनिंग क्या होता है, डेप्रीशिएशन किसे कहते हैं। देखिए आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि आज की डेट में कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेके चलो, एक छोटे से लेके बड़े से बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात क्यों ना करें, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी प्रकार की फिक्स एसेट्स का यूज श्योरली देखने को मिलता है। भाई आप अपने बिजनेस में किसी भी लेवल के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी गुड्स में डील कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, लैंड, इस प्रकार की किसी न किसी फिक्स एसेट को श्योरली यूज कर रहे होंगे। और जब आप अपने बिजनेस में फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो ड्यू टू कंटिन्यूअस यूजेस विद द पासेज ऑफ टाइम और ड्यू टू मेनी अदर रीजन देयर इज द रिडक्शंस इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स व्हिच इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। लाइक एक सिंपल सी बात है, आज आपने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपीस का फर्नीचर परचेज किया हुआ है, 1 लाख रुपीस का फर्नीचर आपने परचेज किया हुआ, ठीक है। अब आप देखो कि जब आप इस फर्नीचर को कंटिन्यूअसली यूज करोगे या फिर इवन यूज ना करो विद द पासेज ऑफ टाइम ड्यू टू सम अदर रीजन, इस फर्नीचर की वैल्यू टाइम टू टाइम रिड्यूस होती जाएगी। अगर आफ्टर 1 ईयर जैसे आपने इस फर्नीचर को कंटिन्यूअसली यूज किया तो क्या आफ्टर 1 ईयर इस फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख रुपीस रह जाएगी? नहीं रहेगी, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में होने वाले रिडक्शंस को हम डेप्रीशिएशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। तो एक्चुअल में डेप्रीशिएशन की डेफिनेशन क्या है? रिडक्शंस इन बुक वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स, रिडक्शन इन बुक वैल्यू of a fixed assets is called depreciation. It means जब हम अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार की फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू में होने वाले रिडक्शंस को, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में होने वाली कमी को आप लोग डेप्रीशिएशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन, ठीक है। तो बेटा ये तो हमारे पास हो गई मीनिंग ऑफ डेप्रीशिएशन। देखो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम किसी भी फिक्स एसेट्स को यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, जो डेप्रीशिएशन कहलाएगा। हर प्रकार की फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन लगता है, केवल एक फिक्स एसेट्स होती है लैंड, जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन प्रोवाइड नहीं होता। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी फीचर्स क्या है। तो देखिए इसकी फीचर्स को स्टडी करते जाइए कि डेप्रीशिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। देखो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डेप्रीशिएशन इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स की वैल्यू में होने वाले रिडक्शंस को, होने वाली कमी को डेप्रीशिएशन कहा जाता है। सेकंड, such fall is of permanent nature. It means once the value of assets is reduced, it cannot be restored back. देखो अगर आपने जैसे 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा हुआ है, 1 लाख रुपीस का आपके पास फर्नीचर है जिसकी वैल्यू आपने इस साल 10% रिड्यूस कर दी, आपने उस फर्नीचर के ऊपर 10,000 का डेप्रीशिएशन लगा दिया, अब बुक में उस फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई? 90। तो ये जो 10,000 रुपीस का रिडक्शन हुआ है इट इज ऑफ परमानेंट नेचर, ये परमानेंट नेचर है। परमानेंट नेचर का मतलब ये हुआ कि once the value of assets is reduced it cannot be restored back। अगर आपने एसेट्स की वैल्यू के ऊपर एक बार डेप्रिसिएशन लगा दिया तो उसको दोबारा अप्रेस नहीं कर सकते, आप वैल्यू ऑफ एसेट्स को इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है डेप्रिसिएशन इज ए ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो डेप्रिसिएशन इज ए ग्रेजुअल मींस धीरे धीरे, और कंटिन्यूअस मींस लगातार, कंटिन्यूअस रहना। डेप्रिसिएशन एक ग्रेजुअल एंड ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज आपके पास फर्नीचर 1 लाख रुपीस का है, आफ्टर 1 ईयर 10,000 रिड्यूस हो गया 90,000, उसके भी आफ्टर 1 ईयर फिर इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, उसके भी आफ्टर 1 ईयर फिर वैल्यू रिड्यूस होगी। कहने का मतलब जब तक एसेट्स की वैल्यू खत्म नहीं हो जाती तब तक आप डेप्रिसिएशन लगाते रहते हो, उस एसेट्स की वैल्यू कंटिन्यूअसली रिड्यूस होती जाती है। उसके बाद डेप्रिसिएशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बट इट इज ए प्रोसेस ऑफ एलोकेशन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझो। देखो कुछ राइटर इसको ही डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन भी मानते हैं। देखो इस पॉइंट में ये कहा गया है कि डेप्रिसिएशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एक्चुअल में डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट्स की वैल्यूएशन का प्रोसेस नहीं है। डेप्रिसिएशन कोई एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू आप एसेट्स की वैल्यू को मेजर कर रहे हो। एक्चुअली इट इज ए प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एक्चुअल में ये एसेट्स की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ में डिवाइड करने का प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से समझो, ये चीज एक प्रिंसिपल को फॉलो करवा रही है। आप लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के चैप्टर में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, दैट वाज मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। उसमें ये कहा गया था कि एनी एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम सच एक्सपेंस। किसी भी एक्सपेंस को उस फाइनेंशियल ईयर में दिखाओ जिसमें उससे रिलेटेड इनकम हुई है। आज आपने अपने वर्कर को 5,000 रुपीज सैलरी के पे की, इस साल में करंट ईयर में वर्कर को 5,000 रुपीज सैलरी के पे कर रहे हो। अब आप देखो कि वर्कर को जो 5,000 रुपीज की सैलरी दी गई है वो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो की जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्कर ने आपके लिए करंट ईयर में वर्क किया है, वर्कर के काम की वजह से जो बेनिफिट मिलेगा वो करंट ईयर में मिलेगा। तो जब वर्कर ने करंट ईयर में काम किया, करंट ईयर में उससे बेनिफिट मिल रहा है, तो उस एक्सपेंस को भी करंट ईयर में शो करते हैं। ऐसी बात है। अब उसी प्रकार अब देखो ये जो सैलरी है, रेंट है, वेजेस है, ये सारे रिवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं जिनको उसी साल में राइट ऑफ कर दिया जाता है, उसी साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया जाता है। इसी प्रकार एक बात सोचो कि आपने 1 लाख रुपीस का फर्नीचर परचेज किया है, इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको पता है किसी भी फिक्स एसेट्स को एक्वायर्ड करने का जो एक्सपेंस होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। 1 लाख रुपीस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते बल्कि बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, है ना। अब आप देखो कि फर्नीचर ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपके लिए फिक्स एसेट्स है, आप इसको करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा रहे, लेकिन ये फर्नीचर मान लो 5 इयर्स तक वर्क करेगा, 5 ईयर तक वर्क करेगा, ठीक है। 5 ईयर के बाद ये फर्नीचर आपका खत्म हो जाएगा और आपको इसकी जगह नया फर्नीचर लगाना पड़ेगा। अब एक तरीके से ठीक है, आपने 1 लाख रुपीस का एक्सपेंस करंट ईयर में इनकर किया है, इसका बेनिफिट 5 ईयर तक मिलने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हर साल 1 लाख को 5 से डिवाइड करो, हर साल डेप्रिसिएशन के रूप में 20,000 रुपीस लगाते हैं। ये जो 20,000 रुपीस का डेप्रिसिएशन है ये करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाएगा। एक्चुअल में हम ये मानते हैं कि भाई ठीक है, हमने फर्नीचर पे 1 लाख रुपीस पे इस साल में किया है, लेकिन उस फर्नीचर का करंट ईयर एक्सपेंस कितना है, करंट ईयर में आपने फर्नीचर का कितना पोर्शन कंज्यूम किया है, कितने एट्रीब्यूट कंज्यूम किए हैं, 20,000 के। जब आपने करंट ईयर में 20,000 का फर्नीचर कंज्यूम किया है तो करंट ईयर का एक्सपेंस करंट ईयर में शो होना चाहिए, इसलिए आप डेप्रिसिएशन के थ्रू आप फर्नीचर की जो करंट ईयर एक्सपेंस है वो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू आप अपनी एसेट्स का वैल्यूएशन कर रहे हो, बल्कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। एसेट्स की जो कॉस्ट है उसको उसकी यूजफुल लाइफ में डिवाइड करने का प्रोसेस होता है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज इट डिक्रीज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट द मार्केट वैल्यू। देखो बेटा, डेप्रिसिएशन की वजह से केवल और केवल एसेट्स की बुक वैल्यू रिड्यूस होती है, जरूरी नहीं मार्केट वैल्यू भी रिड्यूस हो। आपने 1 लाख रुपीस का फर्नीचर खरीदा है, हर साल आप उसके ऊपर 10,000 रुपीस का डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, हर साल आप उसकी वैल्यू को 10,000 रुपीस रिड्यूस कर रहे हो। 8 ईयर्स में 10,000 के हिसाब से मान लो आपने 80,000 राइट ऑफ कर दिए, आपके लिए फर्नीचर रह गया 20,000 का बुक में। लेकिन हो सकता है आफ्टर 8 ईयर वो कोई एंटिक पीस बन जाए, जिसकी वजह से मार्केट में अगर उसको नीलाम किया जाए तो वही फर्नीचर 1 लाख की जगह 2 लाख में भी सेल आउट हो सके। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसी चीजों की नीलामी होती है जिनकी वैल्यू देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उनको नीलाम किया जाता है, उनकी ऑक्शंस की जाती है, तो उनके बहुत सारे प्राइस मिल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फेमस पेंटर्स होते हैं वो अपनी पेंटिंग को कई करोड़ों रुपए में बेचते हैं। अब आप देखें, अगर हम देखें तो उसमें पेंटिंग में कितना पैसा लगता है, एक पेंटिंग बनाने में 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपीज लग जाएंगे, लेकिन जब वो बिकती है तो करोड़ों में बिकती है। हम लोग देखते हैं कि जो फेमस पर्सन्स होते हैं उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, यूज्ड प्रोडक्ट होते हैं, वो कई सालों बाद कई लाखों करोड़ों रुपयों में बिक जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एसेट्स की ठीक है मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू आप रिड्यूस करते हो ड्यू टू डेप्रिसिएशन, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही हो। तो इसलिए कहते हैं कि डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। केवल बुक में हम एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स। देखो, हम अपने बिजनेस में कई प्रकार की फिक्स एसेट्स यूज करते हैं, मशीन, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, वेस्टिंग एसेट्स के रूप में कोल माइंस, ऑयल वेल एटसेट्रा। ठीक है, तो देखो हर प्रकार की फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, जिनके लिए हम अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। अगर आपकी कोई टेंजिबल फिक्स एसेट्स है लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, उनकी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया जाता है। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इनकी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए अमोर्टाइजेशन या रिटर्न ऑफ वर्ड यूज किया जाता है। इसी प्रकार जो वेस्टिंग एसेट्स है लाइक कोल माइन, कोयले की खान, उनके लिए उनकी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए डिप्लेशन वर्ड यूज किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। उसके बाद इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। देखो, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। इट मींस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट टू बी पेड इन कैश। अगर आप अपनी किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करते हो, फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो वो अमाउंट आपको कैश में पे नहीं करना पड़ता। आपने 1 लाख का फर्नीचर परचेज किया, आफ्टर 1 ईयर आप उसकी वैल्यू को 10,000 रुपीज रिड्यूस कर रहे हो। इज दिस एक्सपेंस पेड इन कैश? नो, कैश तो आप एसेट्स को परचेज करते समय दे चुके, आज केवल आप उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हो, दैट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के रीजंस कौन से हैं, किस वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, व्हाई द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिड्यूस्ड। भाई एसेट्स की वैल्यू के रिडक्शंस का रीजन क्या है, किस वजह से एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस किया जाता है। कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा, डेप्रिसिएशन के कॉजेस क्या हैं, रीजंस क्या हैं, क्यों डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो देखिए, इसके जो रीजंस हैं उसमें पहला रीजन है बाय कांस्टेंट यूज। बाय कांस्टेंट यूज, लगातार यूज करने की वजह से, कंटिन्यूअसली यूज होने की वजह से। देखिए बेटा, व्हेन एन एसेट इज यूज्ड कंटिन्यूअसली देयर विल बी सम वियर एंड टियर। अगर आप किसी भी एसेट्स को कंटिन्यूअसली यूज करोगे तो ड्यू टू कंटिन्यूअस यूजेस देयर विल बी सम वियर एंड टियर इन द एसेट्स। आपके पास एक फर्नीचर है, आप उस फर्नीचर को कंटिन्यूअसली यूज करते रहो, 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद उसमें कुछ टूट फूट होगी। ठीक है,
जिसकी वजह से उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। तो हम ये कहेंगे कि ड्यू टू कंटिन्यूअस यूजेस देयर आर सम वियर एंड टियर इन द एसेट्स ड्यू टू व्हिच इट्स वैल्यू इज रिड्यूस, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू रिड्यूस होती है। सेकंड आती है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। सेकंड जो रीजन है दैट इज बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। टाइम एक्सपायर्ड होने की वजह से, टाइम के साथ साथ देखो बेटा कुछ एसेट्स ऐसी है जिनको आप बेशक से यूज ना करो, बट विद द पासेज ऑफ टाइम इट्स वैल्यू विल बी रिड्यूस, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आज आप किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए लाइसेंस लेते हो, लाइक कोई वाइन बेचता है, ठीक है, वाइन की दुकान लगाने के लिए, वाइन का ठेका लगाने के लिए उसको 1 ईयर का लाइसेंस मिलता है। 1 ईयर के लाइसेंस की कीमत है मान लो 5 लाख रुपीस। लेट्स सपोज किसी ने लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस उसके लिए एसेट्स का काम कर रहा है। अब वो लाइसेंस को मतलब कि वाइन की शॉप को 10 मंथ तक नहीं लगाता, लास्ट के 2 महीने में वो ये चाहता है कि मैं अपना लाइसेंस किसी और के नाम ट्रांसफर कर दूं। तो क्या 2 मंथ के लिए उसकी वैल्यू 5 लाख रुपीस रह जाएगी? नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। तो अगर आप किसी एसेट्स को यूज नहीं भी करोगे तो ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम इसकी वैल्यू रिड्यूस होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आज आपने कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है, मार्केट से कोई गाड़ी खरीदी, गाड़ी को घर पे लाके आप अपने शोरूम में खड़ा कर दीजिए, उस गाड़ी को यूज भी मत कीजिए बल्कि डेली उसको वॉश कीजिए, अच्छी तरीके से चमका के रखो, लेकिन आफ्टर 5 ईयर अगर आप उस गाड़ी को बेचने जाओगे तो आपको वो कीमत नहीं मिलेगी क्योंकि मॉडल पुराना हो गया। 5 इयर्स में मार्केट में नए इनोवेशंस आ गए जिसकी वजह से एसेट्स की वो कीमत नहीं रह जाती। तो हम ये कहते हैं कि समटाइम वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज रिड्यूस्ड ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, दैट इज आल्सो ए कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद थर्ड है बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, देखो डेप्रिसिएशन लगने का एक रीजन ये भी है ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, लीगल राइट्स खत्म होने की वजह से। देखो बेटा सम एसेट्स आर ड्यू टू सम लीगल राइट्स एंड एज द लीगल राइट्स आर एक्सपायर्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स विल बी रिड्यूस। जैसे कि ये आज की डेट में माइंस वाले होते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं पहाड़ों को तोड़ के उनसे रोड़ी बजरी वगैरह बनाते हैं। तो अब आप देखो कि जैसे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलता है, राइट मिलते हैं, जैसे आपको कोल माइंस का कोई राइट मिल गया, ठीक है, आपका मान लीजिए आप कोई रोड कॉन्ट्रैक्टर है, आपने नारनौल से लेकर दिल्ली तक एक रोड बनाया और उस रोड के लिए आपने क्या किया कि भाई पैसे को वसूल करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको अलाउड कर दिया कि 5 ईयर के लिए आप नारनौल टू दिल्ली 2 टोल गेट बना सकते हो, जिसके ऊपर से जो गाड़ियां गुजरेगी उनसे आप क्या लेंगे, टोल टैक्स ले लेंगे। अब आप देखो कि 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट ने उसके प्राइस रखे 5 करोड़ रुपीस कि भाई 5 करोड़ रुपए दो, 5 ईयर के लिए आपको ये राइट मिल जाएंगे। अब जैसे जैसे टाइम एक्सपायर होता जाएगा ये लीगल राइट भी क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा और उस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। तो समटाइम ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिड्यूस। उसके बाद एक आता है बाय ऑब्सोलेंस। बाय ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस की वजह से, देखो ऑब्सोलेंस मींस आउट ऑफ फैशन, फैशन पुराना होने की वजह से। देखो बेटा समटाइम द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिड्यूस्ड ड्यू टू ऑब्सोलेंस बिकॉज इन मार्केट देयर इज नोवेशंस, देयर इज कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। आप लोग देखो कि आज की डेट में मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से जो पुराने प्रोडक्ट होते हैं दे बिकम्स आउट ऑफ फैशन, वो आउट ऑफ फैशंस होते हैं जिनकी वजह से उनकी वैल्यू रिड्यूस होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले आप देखोगे मार्केट में 2 व्हीलर्स में स्कूटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती थी, स्कूटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है, लोग स्कूटर खरीदते थे। आज अगर आप मार्केट में कहीं बैठे हो, आप ये देखो कि आपके नाम से आपके सामने से 100 व्हीकल जाते हैं, 2 व्हीलर्स जाते हैं, जिनमें से हार्डली आपको कोई 1 या 2 बंदा स्कूटर पे मिल जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो स्कूटर वाले नहीं मिलेंगे, आपको ये तो बाइक मिलेगी या स्कूटीज मिलेगी।
स्कूटर इज नाउ आउट ऑफ फैशन। इसी प्रकार 10 साल पहले जो मोबाइल सेट थे उनकी क्या कंडीशन थी और आज की क्या कंडीशन है। अगर कोई 10 साल पहले का मोबाइल जिसको किसी ने 5000 रुपीज में परचेज किया था, आज जिसको 500 रुपीज में नहीं बेच पाएगा, चाहे वो बिल्कुल डब्बा पैक क्यों ना हो, ठीक है, बिल्कुल न्यू मोबाइल क्यों ना हो, लेकिन उसको 500 में भी नहीं बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि आज मार्केट में लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं, लेटेस्ट फैसिलिटीज के मोबाइल आ रहे हैं। लेटेस्ट फैसिलिटी के मोबाइल आने की वजह से जो पुराने मोबाइल हैं जिनमें फैसिलिटीज कम थी, दे बिकम्स ऑब्सोलेंट, और उसकी वजह से उनकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो आप ये कहेंगे कि इन मार्केट देयर आर कंटिन्यूअसली चेंज इन फैशन, न्यू एक्सपेरिमेंट, एज ए रिजल्ट द ओल्ड प्रोडक्ट बिकम ऑब्सोलेंट एंड देयर वैल्यू इज रिड्यूस्ड। उसके बाद एक आता है बाय एक्सीडेंट। ये तो सिंपल सा पॉइंट है, बाय एक्सीडेंट। देखिए, समटाइम द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिड्यूस्ड ड्यू टू एक्सीडेंट, समटाइम एन एसेट्स मीट विद एन एक्सीडेंट एंड देयर आर सम वियर एंड टियर ड्यू टू व्हिच इट्स वैल्यू विल बी रिड्यूस्ड। आज आप एक शोरूम से गाड़ी निकालिए, शोरूम से बाहर आते गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, शोरूम में उसकी कीमत 10 लाख रुपीज है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपने ठीक है उसको ब्रांड न्यू दोबारा बनवा दिया, रिपेयर करवा दी, लेकिन एक्सीडेंटल गाड़ियों की कीमत सेम नहीं रह जाएगी, तो उस केस में उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो हम ये कहेंगे कि समटाइम एन एसेट्स मीट विद एन एक्सीडेंट ड्यू टू व्हिच देयर आर सम वियर एंड टियर एंड द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिड्यूस्ड। उसके बाद एक आता है बाय डिप्लेशन। एक्चुअल में डिप्लेशन इज नॉट ए कॉज, इट इज ए नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। मैंने आपको बताया कि जो वेस्टिंग एसेट्स होती है जैसे कोल माइंस, तेल के कुएं, इनकी वैल्यू इनमें भरे हुए मिनरल्स की वजह से होती है। जैसे जैसे आप मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करोगे उनकी वैल्यू कम होती है, जो डेप्रिसिएशन या डिप्लेशन कहलाता है। तो इस पॉइंट को आप रीजन्स में स्टडी नहीं करेंगे। उसके बाद एक आता है बाय परमानेंट फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, बाय परमानेंट फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू परमानेंटली गिरने की वजह से, परमानेंट फॉल की वजह से। देखिए बेटा, समटाइम द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिड्यूस्ड ड्यू टू परमानेंट फॉल इन द प्राइस। एक मोबाइल है जिसको हमने 20,000 रुपीज में परचेज किया, आज हम उसको 20,000 रुपीज में परचेज किया, कल की डेट में कंपनी अपनी तरफ से उस मोबाइल का मार्केट प्राइस 18,000 रुपीज कर देती है। अब देखो, कंपनी ने अगर उस मोबाइल की वैल्यू को परमानेंटली 18,000 रुपीज कर दिया, और अगर आप किसी को अपना मोबाइल 20,000 रुपीज का बताओगे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा। उस केस में अगर कंपनी ने परमानेंटली वैल्यू को रिड्यूस कर दिया तो आपको भी अपनी वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको भी अपनी एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो दैट इज आल्सो ए कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आप इसमें लिखेंगे समटाइम देयर इज ए परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स due to which we also have to reduce the value of fixed assets, which is also a cause of depreciation. तो देखिए बेटा, ये हमारे पास कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। Importance of providing depreciation, importance या फिर need of providing depreciation। देखो, depreciation प्रोवाइड करने की need क्या है, importance क्या है, why we provide the depreciation। देखो, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, इट मींस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट पेड इन कैश, देन व्हाई वी प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन। भाई, आप अपनी बुक में एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करते हो और क्वाइट पॉसिबल कि मार्केट में उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, फिर भी आप लोग अपने बिजनेस में एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो, क्यों? इसके पीछे का रीजंस क्या है? तो देखिए, अगर हम डेप्रिसिएशन की इंपॉर्टेंस पढ़े, क्यों हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो इसके जो रीजंस है उसमें पहला रीजन आता है टू एसेटेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस,
टू एसेटेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। रियल प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए आपको पता है कि एवरी बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ ईयर वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर। हर बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसे ड्यूरिंग द ईयर कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हो रहा है। अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हर बिजनेसमैन डेप्रिसिएशन लगाता है। इसके पीछे का एक रीजन समझाता हूं। देखो, मान लो आज आपने कोई मशीन परचेज की है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 5000 यूनिट है। कुछ ऐसी एसेट्स होती है जो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन करने के बाद बेकार हो जाती है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर प्रिंटर होते हैं। आप लोग उस प्रिंटर में एक बार इंक फिल करवाते हैं, उस इंक की कीमत है मान लो 300 रुपीज, ठीक है, इंक 300 रुपीज की है, और उस इंक से जो प्रिंट पेज निकलेंगे, जो पेजेस को प्रिंट करोगे वो प्रिंट हो सकते हैं 1000 पेज। जैसे लगभग नियर बाई 1000 पेज प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद उस प्रिंटर को दोबारा से रिफिल करना पड़ेगा, है ना। आप पेन यूज करते हो, सिंपल सी बात है, पेन यूज करते हो, उसके अंतर्गत जो रिफिल है वो रिफिल कितने पेजेस लिख सकता है? 50 पेजेस, 60 पेजेस, वहां तक उसकी लिमिट होती है, उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे ही कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड होती है। भाई आपने मान लो एक मशीन परचेज की है 10,000 रुपीज की और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 5000 यूनिट है, यानी कि 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करने के बाद वो मशीन काम करना बंद कर देगी। अब मान लो उस मशीन के ऊपर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, उस मशीन के थ्रू एक प्रोडक्ट 8 रुपीज का बनता है और 9 रुपीज में सेल आउट होता है। 8 रुपए का प्रोडक्ट बना के 9 रुपए में सेल आउट करते हो, तो आप ये कहोगे कि पर यूनिट हमें 1 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। भाई 8 का प्रोडक्ट 9 में सेल करोगे तो पर यूनिट कितने का बेनिफिट हो गया? 1 रुपीज का। अब एक साल में मान लो हमने 5000 यूनिट का प्रोडक्शन कर लिया, हम ये कहेंगे कि 1 रुपीज के हिसाब से 5000 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में 5000 का बेनिफिट नहीं है, बल्कि आपको लॉस है। कारण देखो भाई, 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करके आपने 1 रुपीज के हिसाब से 5000 कमा ली, लेकिन जैसे ही 5000 यूनिट का प्रोडक्शन होगा वो मशीन बेकार हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। जैसे ही मशीन खराब होगी आपको 10,000 रुपीज की नई मशीन लगानी पड़ेगी। इसका मतलब 10,000 रुपए की ये मशीन खराब होगी, तो आपने एक तरफ 5000 कमाए, दूसरी तरफ 10,000 रुपीज की मशीन खराब हो गई, 10,000 रुपीज का आपको क्या हो गया? लॉस। तो एक तरीके से आपको 5000 का बेनिफिट नहीं, बल्कि 5000 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बाय प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन वी कैन एसेर्टेन द ट्रू प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर। हमें ये पता चल जाता है कि साल के दौरान हमें वास्तव में कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हो रहा है। सेकेंड रीजन आता है फॉर शोइंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, to show true financial position। देखो, कोई भी बिजनेसमैन एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एसेर्टेन करना चाहता है। इट मींस वो जानना चाहता है कि ड्यूरिंग द ईयर उसके पास कितने की एसेट्स, कितने की लायबिलिटी और कितने की कैपिटल। वो अपनी एसेट्स की पोजीशन के बारे में जानना चाहता है। अब मान लो आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करते, आपके पास कोई मशीन है 1 लाख रुपीस की, ठीक है, आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, आपकी बुक में वो मशीन 1 लाख रुपीस की चल रही है। एक छोटा सा बात ले लेते हैं, आपने कोई गाड़ी खरीद रखी है अपने बिजनेस के लिए जिसकी कीमत 10 लाख रुपीस है, ठीक है। आप पिछले 10 सालों से अपनी बैलेंस शीट में कार को 10 लाख रुपीस पे शो कर रहे हो, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। अब आप देखो कि 10 साल के बाद उस गाड़ी की कंडीशन क्या होती है। भाई 10 ईयर के बाद अगर देखा जाए तो गाड़ी इस कंडीशन में आ जाती है कि अगर उस गाड़ी को कबाड़ी को भी बेचे तो शायद वो भी उस गाड़ी को लेना पसंद ना करे। लेकिन आपने 10 साल के बाद भी उस गाड़ी को कितने पे दिखा रखा है? 10 लाख रुपीस पे दिखा रखा है, जो कि गलत है। इसलिए हम अपनी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं सो दैट वी मे एसेर्टेन द ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी एसेर्टेन। उसके बाद अगला रीजन आता है टू एसेर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट रीजन है
to ascertain true cost of production. प्रोडक्शन की रियल कॉस्ट को जानने के लिए आपके सामने एग्जांपल है, आपने कोई मशीन 10,000 रुपीज की परचेज की जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी मैक्सिमम 5,000 यूनिट है। इस मशीन के ऊपर एक प्रोडक्ट 8 रुपीज का बनता है और 9 रुपीज में सेल आउट होता है। आप देखो कि आपने इस मशीन से जो प्रोडक्ट बनाया उसमें मटेरियल, वेजेस, अदर एक्सपेंस सारे मिलाकर 8 रुपीज के, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो इस मशीन से 5,000 यूनिट बनेगी और 10,000 रुपीज मशीन की कीमत है, तो पर यूनिट 2 रुपीज और मशीन प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। भाई 10,000 की मशीन खराब होगी और 5,000 यूनिट बनाएगी, तो पर यूनिट मशीन का खर्चा कितने का हो गया? 2 रुपीज का हुआ। इट शुड आल्सो बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम ये कहेंगे कि depreciation is also considered as the cost of production. While producing any product, the cost of assets which is used in current year should also be added in the cost of production. देखो एसेट्स की वो वैल्यू जो आपने करंट ईयर में कंज्यूम की है, करंट ईयर में यूज की है, उसको भी एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए। दैट शुड आल्सो बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। देयरफॉर टू ascertain the true cost of production, depreciation is charged. ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जानने के लिए डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। उसके बाद अगला रीजन है टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। एसेट्स के रिप्लेसमेंट के लिए फंड का अरेंजमेंट करने के लिए देखो, अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझो। देखो आज आपके पास कोई मशीन है जिसकी कीमत 10 लाख रुपीस है, ठीक है। आज आपने अपने बिजनेस में, अपनी फैक्ट्री में एक 10 लाख रुपए की मशीन को इंस्टॉल किया है प्रोडक्शन करने के लिए। अच्छा ये बात मान के चलो कि हर प्रकार की एसेट्स की जो यूजफुल लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है। भाई 5 साल, 10 साल, 15 साल तक वो एसेट्स चलेगी। मान लो इस मशीन की जो प्रोडक्शन लाइफ है, जो यूजेबल लाइफ है, वो 10 ईयर्स है। यानी कि 10 ईयर के बाद लगभग ये मशीन खराब हो जाएगी और आपको इसको हटा के नई मशीन लगानी पड़ेगी। अब देखो स्टार्टिंग के ईयर में ठीक है, काम चल रहा है, लेकिन 10वें साल में जैसे ही 10th ईयर आएगा आपको हेडेक क्रिएट हो जाएगी कि भाई ये मशीन खराब होने वाली है, नई मशीन लगानी पड़ेगी, जिसके लिए 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है। इट इज ए टिपिकल। एक साथ 10 लाख रुपीस का अरेंजमेंट करना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन अगर यही अरेंजमेंट आप आज से करना स्टार्ट कर दो, हर साल 50,000 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए बचा के रखो। अगर मान लो आप क्या करें कि हर साल 1-1 लाख रुपए बचाएं, तो 10 ईयर में आपके पास 10 लाख रुपीस का अरेंजमेंट हो जाएगा। जब वो मशीन खराब होगी तो आप उस मशीन को आसानी से रिप्लेस कर पाओगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि देखो डेप्रिसिएशन एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए फंड के अरेंजमेंट में भी हेल्प करता है। कैसे? द अमाउंट इक्वल टू डेप्रिसिएशन इज रिटेन आउट ऑफ प्रॉफिट सेपरेटली। इन दिस वे ए फंड इज क्रिएटेड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। भाई आप लोग हर साल जितना डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उतना पैसा अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से सेपरेटली बचा के रख लो, so that after a certain time period you have a big fund and you can replace the assets easily. आपके पास एक बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाएगा और आप उस एसेट्स को आसानी से रिप्लेस कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। देखो एक जैसे ये जो रीजन है, इस रीजन में हम लोग कहते हैं कि भाई अगर मान लो आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, 8 रुपीज का प्रोडक्ट बनाते, 9 रुपीज में बेचते, 1 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाते। कोई भी बिजनेसमैन, जैसे मान लो एक पार्टनरशिप फर्म ही है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, साल के अंत में उन्होंने 5,000 कमाए, उस 5,000 को दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2 पार्टनर है, दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन
अब आपको उस एसेट्स को रिप्लेस करना है, एसेट्स खराब हो गई, रिप्लेस करना है। आपको कितने पैसे लेकर आने पड़ेंगे? हर एक पार्टनर को 5000 और 5000 रुपीज का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब आपने प्रॉफिट नहीं बांटा, एक तरीके से कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो इसलिए हम कहते हैं कि बाय चार्जिंग द डेप्रिसिएशन द एक्यूरेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन बी एसेटेड एंड इट हेल्प्स टू अवॉइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। भाई डेप्रिसिएशन लगाने से आपको रियल प्रॉफिट के बारे में पता चलेगा कि रियल में आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितने का है, और उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे, जिससे कि कैपिटल से प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को बचाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। टू अवॉइड ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, टू अवॉइड ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स या टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना। देखो, कोई भी बिजनेसमैन एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग पे जो प्रॉफिट कमाता है, उस प्रॉफिट पे उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट को क्या देता है? टैक्स देता है। अब क्या होता है कि अगर हम ये चाहते हैं, भाई मान लो आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो इस साल आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा एंड यू हैव टू पे ओवर टैक्स, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। By charging the amount of depreciation, the amount of profit may be reduced and we have to pay lesser tax. अगर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा एंड यू हैव टू पे लेसर टैक्स, और उसकी वजह से आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो टू रिड्यूस अवर टैक्स लायबिलिटी डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड। फिर दिया हुआ है अदर ऑब्जेक्टिव, ये छोड़ो। रीजन अगर आप देखें तो 6 की जगह हम 20 भी बना सकते हैं, लेकिन 6 रीजन सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रीजंस थे, ऑब्जेक्टिव थे, मतलब कि जिनकी वजह से आप लोग डेप्रिसिएशन लगाते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। देखो बेटा, ये कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस थे, कल हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शंस के ऊपर आएंगे। आप लोग इस थ्योरेटिकल पोर्शंस को क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।